हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स रिवीजन फॉर क्लास 10th प्रैक्टिस टेस्ट 1। तो आज से हम लोग 10th का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस विल बी रिवीजन टेस्ट 1, जिसमें हम लोग दो चैप्टर कवर करेंगे, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो रिवीजन है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग पहला मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसका अगर आपको सॉल्व पेपर चाहिए एंड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो देखो बेटा, अब ये जो पेपर है प्रैक्टिस टेस्ट 1, दिस इज फॉर चैप्टर 1 एंड 2। आप लोगों ने चैप्टर 1 एंड 2 मेरे ख्याल से कर रखे होंगे। नहीं कर रखे तो आपको कई डाउट इधर से भी क्लियर हो जाएंगे, कई कॉन्सेप्ट इधर भी समझ में आ जाएंगे। बट स्टिल चैप्टर 1 और 2 में आपका रियल नंबर और पॉलिनोमियल, ये दो चैप्टर का आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। ये एक तो टेस्ट है जैसे 30 मार्क्स, 1 घंटे का टेस्ट है। हम लोग कोशिश करेंगे 1 घंटे में कवर करने की, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। तो जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना टाइम लगता है। बट 1 घंटे का ये टेस्ट है। आप अगर ऑफलाइन दे रहे हैं इस टेस्ट को तो 1 घंटे में कोशिश करेगा। देखो, अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो कोशिश करेगा 45 मिनट्स में आप इस टेस्ट को पूरा कर सके। क्वेश्चन 1 to 4 1 मार्क्स के, 5 to 7 2 मार्क्स के, 8 to 11 3 मार्क्स के, 12 to 13 ये दो क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अब देखो, सबसे पहले तो देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज होती है हमें चैप्टर आइडेंटिफाई करना होता है किस चैप्टर का है। तो हमें अगर पढ़ेंगे इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, जिसमें मुझे ए दिया हुआ है, ए इज रिटन एज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी मुझे लिखा हुआ है एक्स वाई क्यूब। मुझसे कहते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये आपका क्वेश्चन जो है दिस इज फॉर चैप्टर 1 रियल नंबर। उसमें आपने एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी का क्वेश्चन है। नॉर्मली अब क्या होता है, देखो क्वेश्चन को समझो, मुझे निकालना है एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई नहीं है, ए और बी, आप ठीक कर लीजिएगा। दिस इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। मुझे ए और बी का एचसीएफ निकालना है। अब अगर मुझे ए और बी का एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए आप ये समझो, नॉर्मली क्या होता है, मान लो मुझे दिया होता है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर और बी दिया होता है 3 क्यूब इंटू 2। तो एचसीएफ क्या होता है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन दी होती है तो जो कॉमन नंबर होते हैं उनकी लोएस्ट पावर को मैं पिक करता हूं। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर एचसीएफ। जैसे अगर यहाँ पे 2 क्यूब और 2 है, ये कॉमन है, कॉमन में से 2 क्यूब और 2 में से लोएस्ट पावर 2 है तो मैं एक 2 ले लूंगा। और इन दोनों में 3 क्यूब और 3 स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर ये 3 स्क्वायर ले लूंगा। अगर यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे 11 होता, इन दोनों को हम लोग नहीं लेते क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगा के अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है ए और बी का, तो मैंने कहा देखो पहला नंबर जो कॉमन दिख रहा है आपको, देखा एक्स क्यूब और एक्स, इसमें लोएस्ट पावर क्या है आपकी एक्स, तो आपने एक्स ले लिया। वाई स्क्वायर और वाई म्यू में लोएस्ट पावर क्या है वाई स्क्वायर, तो आपका एचसीएफ ऑफ ए बी हो गया एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सीधे आपने लिख दिया और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ए और बी का एचसीएफ निकालना। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपको 1 मार्क में ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो मेथड यही है, कॉमन पावर जो है एक्स क्यूब और एक्स में जो कॉमन था उसकी लोएस्ट पावर मेरे को हमेशा उठानी होती है। तो एक्स क्यूब और एक्स में से पहला नंबर देखा, एक्स और एक्स क्यूब में लोएस्ट पावर है एक्स, एक्स ले लिया। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में लोएस्ट पावर है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ले लिया। चलो अब चलते हैं आंसर 2, मतलब क्वेश्चन 2 पे। गिव वन एग्जांपल ऑफ को प्राइम नंबर। अच्छा, अब मेरे को लगता है कि आपने प्राइम नंबर तो सुने हुए होंगे, लेकिन अब को प्राइम क्या होता है, मेरे ख्याल से अगर आपको नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका 1 और वो अपने आप फैक्टर होते, मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। तो प्राइम नंबर जैसे आपका हुआ 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 31, 47, दीज ऑल आर प्राइम नंबर। क्योंकि मान लो जैसे 31 है तो 1 या 31 से डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन आता है को प्राइम क्या होता है। को प्राइम हमेशा 2 नंबर का होते हैं, 2 नंबर आपस में को प्राइम होते हैं। अकेला नंबर कभी भी को प्राइम नहीं हो सकता, 2 नंबर आपस में को प्राइम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको मैंने दिया है 4 और आपको मैंने एक नंबर दे दिया 19, अगर आप देखोगे इन दोनों नंबरों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो को प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है, ऑल दोज नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, अगर आप 26 और 22 को ले ले तो ये दोनों, देखो अब ये दोनों जो है वो प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम है।
क्योंकि 27 और 22 में आपस में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों 27 और 22 को डिवाइड करे। तो अगर मुझे ये लिखना है कि कोप्राइम होता क्या है या कोप्राइम की डेफिनेशन लिखनी है, तो आप ये लिख सकते हो, कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which do not have any common factor between them। कोई भी दो नंबर ऐसे अगर आप लिख रहे हो जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो आपके कोप्राइम कहलाएंगे। ये है कोप्राइम नंबर, मेरे ख्याल से क्लियर होगा अब आपको। तो हमें ये तो समझ में आ गया कोप्राइम नंबर्स होते क्या है। अब क्वेश्चन मेरे को जो दिया है इस पे आते हैं, तो देखो ये सब बेटा मैंने समझाने के लिए कहा है, इसको आपको आंसर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक नंबर का क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पे आते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ कोप्राइम नंबर। तो बच्चों ये जो एग्जांपल है वो तो हुए, लेकिन इसके अलावा एक रूल आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, अगर मान लो कोई भी दो लगातार नंबर ले रहे हो 10 11 12 13 16 17 18 19, तो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमेशा आपस में कोप्राइम होते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता और उनका एचसीएफ 1 होगा। तो ये ट्रू और फॉल्स में अगर आएगा या कभी भी आए आपसे, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो चलो आपके ये चीज क्लियर है मेरे ख्याल से कोप्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में कहते हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये भी क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 का, राइट। अब इसमें आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो आपको क्वेश्चन आता होगा। देखो, तो अभी हमने पढ़ा प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 और अपने अलावा कोई और फैक्टर होता है। तो अब मुझे ये कह रहे हैं कि ये एक्सप्लेन करो कि ये जो है दिस इज ए कंपोजिट नंबर। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, आप क्या करोगे कि अच्छा ये कंपोजिट है तो पहले मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, फिर 13 ऐड करता हूं, फिर इसका फैक्टर करूंगा। नहीं, इतना कुछ जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। मैंने देखा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपने कहा 13 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 13 को कॉमन निकाल दूंगा तो यहां पे बचेगा 7 इंटू 11 और यहां प्लस के बाद बचेगा 1। तो मैंने यहां पे क्या किया, लिख दिया 7 इंटू 11 प्लस 1। तो ये 13 तो एज इट इज हुआ, 11 7 77 प्लस 1 कितना हुआ 78। तो आपका ये 13 इंटू 78 आ गया, आ गया ना। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एक लाइन लिख सकते हो। देखो बेटा, अगर एक नंबर 13 इंटू 78 है, सो सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13, 78 2 से भी डिविजिबल होगा, होगा ना। तो अगर इस नंबर के इतने सारे फैक्टर हैं, सो ऑब्वियसली इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर ऐसा होता है जो कि और किसी से डिवाइड होता ही नहीं, लेकिन ये तो खुद ही दो नंबर का मल्टीपल आ रहा है। जो भी ये नंबर है इज इट इक्वल टू 13 इंटू 78। तो आपने सीधे यहां पे एक थ्योरेटिकल लाइन लिख दी, since this number is divisible by 13 and 78 both, so it is a composite number। आपने सीधे समझा दिया भाई, ये नंबर जो है ये 13 और 78 दोनों से डिविजिबल होगा, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। ये भी एक नंबर क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो आपको ना इसे सॉल्व करने की जरूरत है ना मल्टीप्लाई करने की। हमारा जो लॉजिक था दो फैक्टर निकालने का, वो यहां से निकल जाता है। ये दो फैक्टर हो गए, तो मैंने सीधे ये लाइन लिख दी यहां पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 जो है इट इज ऑल्सो 1 मार्क, चैप्टर 1 का है, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब बेटा अगर आप ध्यान देखो, इसका आंसर हमने अभी क्वेश्चन 2 में किया था। एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, मैंने अभी बताया था कि दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर दे आर ऑलवेज को प्राइम, और अगर दो नंबर अगर को प्राइम है तो उनका एचसीएफ क्या होगा 1। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर तो आप सीधे लिख सकते हो एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया, ये तो हो गया आंसर। अब इसके पीछे लॉजिक अगर आपको एक्सप्लेन करना है और आपको ये लिखना है कि ये क्यों होगा, या कभी रीजन पूछ ले जाए, या आपको समझ आने के लिए कि क्या लिखना है, तो आप लिखोगे since two consecutive numbers are co-prime to each other, so they do not have any common factor
बिटवीन देम, सो HCF इज इक्वल टू 1। तो आपने कहा भाई अगर ये दोनों देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपके कोप्राइम है, कोप्राइम का HCF 1 होता है क्योंकि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये होगी एक्सप्लेनेशन। इन केस अगर आपको कभी रीजन नहीं समझ में आए या कहीं लिखना है तो ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन या वाई, और ये आपका आंसर हो गया सीधे HCF हुआ इसका 1। ठीक है, तो ये 1 to 4 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के, 4 1 मार्क्स के थे 4 क्वेश्चन। ये चारों आप अगर सही करेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। चलिए अब चलते हैं आंसर 5 पे। इफ HCF is of 72 and 120 is equal to 24, what would be the LCM of 72 and 120? अब देखो ये जो दो चीजें ऐसे लिखी होती है ब्रैकेट में, ये दो नंबर लिखे हुए होते हैं और मुझे HCF दे रखे हैं इनका 24, मुझे LCM पूछा है। अगेन इट इज ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। अब देखो अगर आपको HCF दे रखा है, LCM निकालना और दो नंबर भी दे रखे हैं, तो आपको रूल पता है क्या होता है, HCF इंटू LCM is equal to product of टू नंबर्स। ये कह रहे HCF इंटू LCM जो है वो क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो आपका HCF कितना हुआ 24, LCM मुझे निकालना है, दो नंबर क्या क्या हुआ आपके 72 इंटू 120। अब बेटा मैंने कई बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, पहले इसे मल्टीप्लाई करते हो फिर 24 से डिवाइड करते हो। प्लीज जब तक आपको आंसर नहीं निकालना प्रॉपरली तब तक आप इसे पूरा सॉल्व मत करो। आपसे कहीं नहीं पूछा 72 इंटू 120 क्या है, आपने पहले क्या किया 72 इंटू 120 अपॉन 24 लिख दिया। अगर आपको 24 में पता है, नहीं तो 12 से जा सकता है, मेरे को पता है तो मैंने कहा 24 3 72 होता है, ये सीधे काट दिया। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 120 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 360। ये आपका आंसर हो गया। चलो बेटा अब चलते हैं आंसर 6 पे। आंसर 6 जो है आप देखो ये है चैप्टर 2 का। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, आपका कह रहे हैं कि इसके जो जीरोस है दे आर, कंडीशन क्या दी हुई है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो मुझे k की वैल्यू निकालनी। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन जो होते हैं ना ये एनसीईआरटी में नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि हमारे को जीरोस में कुछ ना कुछ रिलेशन दिए हैं। सबसे पहले तो आपने माना है देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपके जो जीरोस है वो क्या क्या होंगे, लेट जीरोस या रूट्स कुछ भी लिख सकते हो इसे, बी अल्फा एंड बीटा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो रूट्स होंगे, मैंने अल्फा और बीटा लिख दिए। नीचे मैंने लिखा ए बी और सी की वैल्यू, मुझे ए दिया है 5, बी दिया है -7 और सी दिया है के। तो सबसे पहले आप क्या करो, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल दो, सिंपल सा। तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू है -7/5, तो ये तो आ गया 7/5। ये मैं बताता हूं क्योंकि हमने, और अल्फा इंटू बीटा आपने लिख दिया C/A विच इज इक्वल टू K/5। देखो जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल्स के होते हैं, आप सबसे पहले कोशिश करो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और रूट्स का भी क्वेश्चन दिया, आप सबसे पहले उसका सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल दो। यूज होगा नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपको ये जो चीज है इसके हो सकता है आपको स्टेप्स के नंबर मिल जाए बोर्ड में। पहली चीज इसलिए मैंने ये लिख दिया, चाहे जरूरत हो या नहीं हो वो आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो 2 मार्क्स का, तो स्टेप्स के भी नंबर होते हैं। मुझसे कह रहे हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो मैंने माना है जीरोस आपके अल्फा और बीटा। आपने कहा सिंस जीरोस आर रेसिप्रोकल मतलब हुआ एक दूसरे का उल्टा है। तो आपने कहा सिंस जीरोस आर रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या हुआ आपका, बीटा जो है वो 1/अल्फा के बराबर हुआ। यही हुआ ना, देखो अगर एक रूट अल्फा है, अगर एक 0 2 होता तो दूसरा तो 1/2, ऐसे अगर एक 3 होता तो दूसरा तो 1/3। तो आपने कहा देयरफॉर रूट्स क्या हो गए आपके, अल्फा कॉमा 1/अल्फा। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा दिस इंप्लाई अल्फा इंटू बीटा कितना है, K/5। आपने बीटा की जगह क्या किया, 1/अल्फा डाल दिया, क्योंकि के निकालना तो यही वाला पार्ट को यूज करेंगे हम लोग। तो आपका अल्फा इंटू 1/5 अल्फा आ गया, K/5 ये काट दिया। तो आपने कहा देयरफॉर 1 इज इक्वल टू K/5, या K जो है डेट इज इक्वल टू 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
सो दिस इज आंसर 6, जिसमें हमने चैप्टर 2 का सम और प्रोडक्ट को यूज करके क्वेश्चन को किया है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कहते हैं प्रूव दैट 2 रूट 3 माइनस 7 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बेटा ये चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको रटना होगा क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट चलता है, लेकिन तब भी मैं आपको लिख रहा हूं, आप एज इट इज इसको याद कर सकते हो, खाली वैल्यूज में चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये जो हम लोग प्रूफ करते हैं, जैसे प्रूफ दैट 2 रूट 3 माइनस 7 इज इरेशनल नंबर, ऐसे अगर मैं कोई प्रूफ करता हूं, ये जो प्रूफ होता है, दिस प्रूफ इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि मुझे प्रूफ करने की इरेशनल है, मैं सबसे पहले मानूंगा लेट 2 रूट 3 माइनस 7 इज अ रेशनल नंबर। मैंने मान लिया ये 2 रूट 3 माइनस 7 एक रेशनल नंबर है, तो आपने कहा देयरफॉर 2 रूट 3 माइनस 7 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू हुआ, आपने यहां पे 3 कंडीशन लिखनी होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 पहली कंडीशन, दूसरी P एंड Q आर इंटीजर, और तीसरी कंडीशन P एंड Q आर को प्राइम। देखो अब ये 3 कंडीशन लिखना बहुत जरूरी होता है, मैं आपको रीजन बताता हूं हर एक का। आपने जब लिखा 2 रूट 3 माइनस 7 इज इक्वल टू P बाई Q, मतलब आपने ये कहा कि ये एक रैशनल नंबर है, Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक रैशनल नंबर की ये कंडीशन होती है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा P एंड Q आर इंटीजर, देखो यहाँ पे P और Q दोनों कोई भी आपके -1 -2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें -1.1 या -2.3 तो नहीं ले सकते हो, तो इसलिए आपने लिखा P एंड Q आर इंटीजर, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे इंटीजर होने चाहिए, चाहे वो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, P एंड Q आर को प्राइम। ये इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि देखो कोई भी रैशनल नंबर जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जब भी कोई रैशनल नंबर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है, मान लो अगर आपका 12/16, आप इसे काट दोगे और इसे 3/4 लिखोगे, तो क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो P एंड Q आर को प्राइम टू ईच अदर। इसका मतलब जो P और Q है इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका जो HCF है डेट इज इक्वल टू 1, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये 3 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर 2 रूट 3 माइनस 7 इज इक्वल टू P बाई Q। आप सबसे पहले जो रैशनल पार्ट जितना भी आप उसे उधर ले जाओ, तो आपने यहां से 2 रूट 3 इज इक्वल टू P बाई Q प्लस 7, ये -7 जब उधर जाएगा तो आपका +7 हो जाएगा। फिर आपने एलसीएम ले लिया, 2 रूट 3 इज इक्वल टू P प्लस 7Q अपॉन Q, या आपने अब 2 को नीचे ले गए तो रूट 3 इज इक्वल टू P प्लस 7Q अपॉन 2Q। ये आपका आ गया। एक साइड देखो खाली इरेशनल, और हमेशा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो जिसमें प्लस माइनस बीच में दिया हो, आप सबसे पहले इरेशनल को इधर छोड़ दो और रैशनल को इधर छोड़ दो। अब इसके बाद फिर से मुझे थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखना होता है, देखो आप समझो, ये जो है आपने कहा सबसे पहले सिंस P एंड Q आर इंटीजर, मैंने ये लिया था P और Q इंटीजर है, तो एक बात बताओ, अगर P और Q इंटीजर है, अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो भी वो इंटीजर ही रहेंगे। तो आपने कहा अगर P और Q इंटीजर है सो P प्लस 7Q जो कि आपका न्यूमिनेटर एंड जो आपका डिनोमिनेटर है 2Q आर ऑल्सो इंटीजर्स। मैंने कहा अगर P और Q इंटीजर है तो जो मेरा ये न्यूमिनेटर है P प्लस 7Q और जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर होगा। आपको भी यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होगा आप ये लिख दीजिएगा। अगर ये ऊपर नीचे इंटीजर है तो ये पूरा क्या हुआ, आपका रैशनल नंबर हुआ। तो आपने कहा सो P प्लस 7Q अपॉन 2Q इज रैशनल नंबर, बट आगे आपने लिखा बट रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। आपने कहा भाई ये तो जो है ये मेरे को पता है, ये वाला जो पार्ट है ये तो रैशनल है, लेकिन ये क्या, ये भी पता है ये इर्रेशनल है। अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मली क्या होता है, जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बोर्ड में आता है गिवन रूट 3 इज इर्रेशनल, अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको कुछ करना ही नहीं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क करो तो फिर आपको रूट 3 को अलग से इर्रेशनल प्रूफ करना पड़ेगा।
लेकिन अभी हम लोग क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने लिख दिया बट रूट 3 इज इरेशनल। आखिरी में आप लिखोगे फिर एस रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू irrational number, so our assumption is wrong। तो मैंने सीधे सीधे कहा भाई मेरा जो एक रैशनल नंबर है इधर और एक जो इररेशनल नंबर है बराबर तो हो नहीं सकते, तो मैंने कहा मेरी एजम्पशन जो है इट इज रॉन्ग। दिस इंप्लाइज आपका जो शुरू किया था आपने 2√3 - 7 इररेशनल, क्योंकि अब ये रैशनल नहीं है तो ये इररेशनल हो गया। सो हमने इसे नाम दिया प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि बेटा मैंने शुरू किया रैशनल नंबर से लेकिन इसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करके मैंने आखिरी में प्रूफ कर दिया कि ये इररेशनल नंबर है। तो ये देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये चेंज करनी होती हैं। एक एक क्वेश्चन चेंज होगा, ये सारी चीज सेम रहती है, ये सेम रहता है। यहाँ पे जब आपका होगा तो आप यहाँ तक जो है इधर तक इरेशनल पार्ट रखना, यहाँ पे रैशनल पार्ट रखना, उसके बाद ये लाइन लिखोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों चेंज कर दीजिएगा जो भी हो वो, तो ये पूरा रैशनल हुआ। यहाँ पे जो भी इरेशनल नंबर है वो लिखा जाएगा और फिर ये आगे प्रूफ कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन बाद में भी एक्सेस करने वीडियो के अलावा भी, तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सारे पीडीएफ जो है वो इसके सॉल्यूशन के मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो बेटा आप चलते आंसर 8 पे। आंसर 8 में मुझे दिया है प्रूव दैट √3 इज इररेशनल नंबर। अब ये जो है दिस इज आपका जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स है देखिए, 8 to 11 और 3 मार्क्स। तो अब ये मेरे को ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे प्रॉपर्ली √3 को इररेशनल प्रूफ करना है। ये भी आप लोगों ने करा होगा। देखो अब दोनों में फर्क क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन दिए हुए जिससे सबको ये समझ में आ जाए फर्क क्या है। देखो ये है आपका जिसमें 2√3 - 7 मतलब रैशनल इररेशनल पार्ट मिले हुए और बीच में प्लस माइनस साइन है। ये वाला क्या है, अकेला एक इररेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए √3 आ गया, √5 आ गया, √7 आ गया, 2√3 आ गया, जिसमें प्लस माइनस साइन नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है रैशनल इररेशनल का, ये खाली एक अकेला इररेशनल है, या कुछ मल्टीप्लीकेशन में करो तो अलग बात है। अब इसमें क्या करना होता है, देखो होता वही प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट √3 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर आपने कहा √3 इज इक्वल टू P/Q। फिर से आपने वही चीज लिखी, पहला P and Q आर इंटीजर। अच्छा P और Q की जगह बेटा कुछ और भी ले सकते हो, जरूरी P और Q लेना, ये P और Q कोई फिक्स नहीं है कि यही लेना है, A B C D M N कुछ भी ले लीजिए। तो P and Q आर इंटीजर, Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime। आपने ये चीजें लिख दी। फिर अब आपने क्या कहा, ये जो √3 इज इक्वल टू P/Q, सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, SB लिखा जाता है। तो जब आपने देखो अब ये चीजें आप उसमें नहीं करते, तभी मैंने कहा कि अब आपका ये क्वेश्चन जो था इसमें जो आपने ये पार्ट लिखा था ना √3 इज इररेशनल, हम बेसिकली √3 को प्रूव कर रहे हैं इररेशनल। तब आपने कहा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका आया देयरफॉर √3 का स्क्वायर हुआ 3 इज इक्वल टू P²/Q²। इसके बाद आप क्या करो, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर है सब पर ले आओ, तो आपने लिख दिया Q² इज इक्वल टू P²/3। यह आपने कहा इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो अब क्या समझेंगे हम लोग इससे, अब आप ध्यान से समझिएगा। देखो कई बार आप याद करते हो, इसकी जगह समझ लो इसे, ये क्या होता है। आपने सबसे पहले लिखा वही सिंस P and Q आर इंटीजर, ये आपने लिया हुआ है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर P और Q इंटीजर है तो उनके स्क्वायर भी इंटीजर होंगे, प्रीटी ऑब्वियस है। सो P² and Q² आर ऑल्सो इंटीजर। तो मैंने कहा भाई P और Q इंटीजर है तो आपका जो P² है और जो Q² है वो भी इंटीजर होना चाहिए। लेकिन मुझसे ये चीज दिख रही है, मुझे Q² जो है वो क्या है, P² को 3 से डिवाइड हो रहा है तो Q² निकल रहा है। तो आपने ये सोचा अगर ये इंटीजर है तो उसके लिए जो P² है इट शुड बी डिविजिबल बाय 3।
अगर मान लो बेटा ये पी स्क्वायर 16 है तो 3/16 तो आपका डेसिमल आ जाएगा 5.5। लेकिन अगर यही पी स्क्वायर आपका कोई इंटीजर है, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो कि इससे डिवाइड हो रहा है, मान लो 12 है, तो ये वो होगा 3 से डिविजिबल होगा तभी ये इंटीजर आएगा। तो आपने लिखा दिस इंप्लाइज, अगर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इंटीजर है तो मुझे इससे ये समझ में आता है दिस इंप्लाई पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। आपने कहा भाई पी स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जो भी यहां पे न्यूमिनेटर होगा। तो पी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब देखो बेटा इसमें जो चीज चेंज होती है वो होती है खाली डिनोमिनेटर, क्योंकि जब तक पी स्क्वायर या जो भी यहाँ पे इंटीजर है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं है तो मेरा ये जो पार्ट है इंटीजर नहीं आ सकता। तो 5 होता तो आप पी स्क्वायर इज डिविजिबल 5 लिख देते, 7 होता तो 7 लिख देते, 11 होता तो 11 लिख देते, जो भी होता वो डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है किसी इंटीजर का तो पी भी आपका डिविजिबल होगा 3 से। तो अब आपने आगे लिखा सो पी इज इक्वल टू 3 इंटू सी, जहां पे सी इज सम इंटीजर। आपने कहा भाई अगर p 3 से डिविजिबल है तो वो 3 इंटू समथिंग ही होना चाहिए, 3 इंटू जो भी होगा वो आपने इंटीजर मान लिया। अब आपने यहाँ पे पुट कर दिया वापस, तो आपने कहा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। यहाँ पे आपने क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह आपने डाल दिया 3c का स्क्वायर अपॉन 3। अगर ये 5 फिर से बोल रहा हूं, अगर ये 5 होता तो ये 5c होता, 11 होता तो 11c होता, तो खाली ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है वो चेंज होता है। तो और सारी चीजें ऊपर से लेके नीचे तक सेम रहती हैं, खाली ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में जाता है और वही चीज हर क्वेश्चन में चेंज होती है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्यू स्क्वायर हुआ आपका 9c स्क्वायर अपॉन 3, ये कटा तो आपका आया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, या आपने कह दिया सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। ये आपका हो गया सेकंड। अब सेम उससे जैसे कि आपने ऊपर किया, आपने कहा सिंस सी एंड क्यू आर इंटीजर, आपका सी भी इंटीजर है क्यू भी इंटीजर है, सो सी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर ऑल्सो इंटीजर। सेम जैसे मैंने ऊपर लिखा था सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इंटीजर हुए, सेम आपने कहा सिंस सी एंड क्यू आर इंटीजर तो उसके स्क्वायर भी इंटीजर हुए। अब फिर से देखिए, अगर सी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर जो है ये आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए जिससे कि ये इंटीजर आ सके। तो फिर आपने वही लाइन लिखी, दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so q is also डिविजिबल बाय 3। आपने कहा अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो आपका q भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते q डिविजिबल नहीं होगा और खाली q स्क्वायर डिविजिबल होगा। तो अब आता है मुद्दा, क्या मुद्दा आता है देखो, अभी आपने ऊपर कहा p इज डिविजिबल बाय 3 और अब आपने कहा q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो आपने कहा सो बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 3, लेकिन बट, अब आता है बट अकॉर्डिंग, हमने क्या माना था बेटा, अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन p एंड q क्या थे आपस में, आर को प्राइम टू ईच अदर। हमने ये माना था कि p और q तो आपस में को प्राइम है, तो इसलिए सो p एंड q कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो हमने माना तो है कि ये जो दोनों है ये आपस में को प्राइम है, तो इसका मतलब तो दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे क्या गया, पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो आवर
एजम्पशन जो हमने माना भाई वो तो क्या हो गया, इज रॉन्ग। दिस इंप्लाइज √3 इज इरेशनल नंबर। आपने कहा आखिरी में कि भाई अगर हमारी एजम्पशन ही गलत है, पी और क्यू प्रो प्राइम है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि वो रैशनल नहीं हुआ। तो बेटा ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखो ये दो क्वेश्चन, ये वाला और 7 वाला, ये दोनों मैंने इस पेपर में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये दोनों चैप्टर 1 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में एचसीएफ एलसीएम के बाद शायद यही जो पार्ट है ये बहुत जरूरी है, तो आपको ये बिल्कुल आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, इफ 60 पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0, इस तरह का, वो आगे के पेपर में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे याद कर सकते हैं, खाली आपको नंबर इसमें रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो अब चलते हैं आंसर 9 पे। तो क्वेश्चन 9 में हमें कहते हैं फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद मुझे प्रूव करना है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये प्रूफ करना है। तो एक क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, तो अब इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपको दोनों को प्राइम फैक्टराइज करना होगा। पहले हम लोग करते हैं 510 को। अब देखो बेटा, आप लोगों को ये आता होगा, बहुत सिंपल है, लेकिन तब भी मैं एक लॉजिक बता देता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी नंबर को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना। प्राइम नंबर में ब्रेक करने के लिए आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। मैंने देखा है 2 से डिवाइड हो रहा था क्योंकि 0 है यूनिट प्लेस पे। आपने डिवाइड किया 2 टू द 4, ये आ जाएगा 255। अब अगला प्राइम, ये क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है विच इज 3। 3 जो है, इससे आपने चेक किया, सम लिया 12, तो 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 8 24, 1 कैरी एंड 50, ये आगे 85। अब अगर आप ऐड करो ना, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से, तब आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड किया, 5 1 5, तो ये आ गया 17। 17 क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये आपका किसी भी नेक्स्ट नंबर 7 11 इनसे नहीं होगा, आपने सीधे 17 लिख दिया, तो ये लिख दिया। तो आपने यहां पे लिख दिया 510 इज इक्वल टू, कोई भी पावर रिपीट नहीं हो रही, तो आपने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 510। अब करते हैं 92 की। तो 92 को आपने लिखा है यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 4 8 46, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से करते गए, तो ये 23 आ गया। तो अब सीधे मैंने लिखा 23, तो अब आपका 92 जो है वो आ जाता है 2 को, क्योंकि 2 बार आ रहा है, आपने लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 23। अब अगर आप इन दोनों का एचसीएफ लेते हो, तो जैसा आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया स्टार्टिंग में, एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होता है उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। तो मैंने देखा मेरा पहला कॉमन नंबर जो है वो 2 और 2 स्क्वायर है, इसमें लोएस्ट पावर क्या है 2, तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया। इसके अलावा आप देखोगे इस वाले में 3 5 और 17 है, इसमें 23, नो कॉमन नंबर, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, आपका एचसीएफ सीधे हो गया 2। ये एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ को चेक करने की एक हिंट और होती है, अगर आप एचसीएफ को इन दोनों नंबर से डिवाइड करो, ये आएगा 255, ये आएगा 46। ये जो दोनों नंबर आएंगे डिवाइड करने के बाद, या तो ये दोनों आपस में को प्राइम होंगे, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ सही है। अब आपने बात करी एलसीएम की। एलसीएम अगर आप निकालोगे 510 और 92 का, सबसे पहले जो कॉमन नंबर होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर, तो मेरा कॉमन नंबर क्या है 2 और 2 स्क्वायर, उसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई 2 स्क्वायर, तो आपने यहां पे लिख दिया 2 स्क्वायर इनटू। अब इसके अलावा जो नंबर कॉमन नहीं होते वो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं, तो यहां पे 3 5 17 और यहां पे 23, तो आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब एलसीएम निकालेंगे, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से 15, 15 4 60, ये तो 60 आ गया। 17 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 7 3 21, मैं वैदिक मैथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 2 14 और 3 17 और 2 19, 1 2 1 2 391, तो ये आपका 391 आ गया, विच इज इक्वल टू 391 को 6 से करेंगे, 6 1 6, 9 6 54, 6 3 18 और 5 23, तो ये आ जाएगा 23460, ये आपका एलसीएम आ गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। ये तो हो गया मेरा एचसीएफ और एलसीएम। अगर आप इतना कर देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब मुझे करना है प्रूफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो मैंने यहां पे लिखा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या होगा आपका 2 इंटू 23460 विच विल बी इक्वल टू 0 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 1 कैरी 9 46920। ये तो हुआ आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपने यहां पे लिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नंबर क्या क्या है आपके 510 और 92। 510 और 92 को भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 इंटू 92 होता है 46920। एक जीरो लगा दिया तो ये भी आ गया। तो दिस इंप्लाइज एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ये जो रूल है ना ये खाली 2 नंबर के लिए होता है, 3 नंबरों के लिए नहीं होता कभी भी। तो आपका ये आंसर आ गया, प्रूव हो गया। दिस इज योर 3 मार्कर क्वेश्चन। आपका 1 मार्क होता है इसके लिए, मैं वेटेज भी बता देता हूं कैसे मार्किंग होती है। 1 मार्क होता है इसके लिए, अगर मल्टीप्लिकेशन गलत होती है तो आधा मार्क होता है। 1 मार्क होता है इसके लिए और 1 मार्क होता है आपका इसके लिए, 3 मार्क्स होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 1। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 और 699 को, और रिमाइंडर बच रहा है 4, 5 और 6। ये कह रहे हैं ऐसा नंबर निकालो, मान लो कोई नंबर है, ये x हो गया नंबर, जो कि अगर इसे डिवाइड करते हैं 445 को तो 4 रिमाइंडर दे, इसे डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर दे, और इसे डिवाइड करे तो 699 को 6 रिमाइंडर दे। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये नंबर इसे डिवाइड करके 4 रिमाइंडर दे रहा है तो अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये नंबर पूरा डिवाइड करेगा इसे। फिर से बोलता हूं, अगर कोई नंबर 445 को डिवाइड करके 4 रिमाइंडर दे रहा है, अगर मैं 445 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं मतलब 441, वो ये x पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसी 572 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी वो नंबर x से पूरा डिवाइड होगा, और 699 से 6 कर दो तो भी डिवाइड होगा। तो आपने लिखा सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर फ्रॉम रिस्पेक्टिव नंबर्स। तो आपने लिखा 445 माइनस 4, 572 माइनस 5 और 699 माइनस 6। यह आ गया आपका 441, यह आपका आ जाएगा 567 और यह आ जाएगा आपका 693। अब अगर वो नंबर इन तीनों को डिवाइड करता हूं, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, अब नाउ वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 441, 567 और 693। तो देखो आपने कहा मेरे को अगर ये नंबर जो है ये वाले आ गए और एक x नंबर इन तीनों को डिवाइड कर रहा हूं, मुझे वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। इसका मतलब मुझे HCF निकालना है, कि ग्रेटेस्ट नंबर इज GCD और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम लोग इन तीनों का HCF निकालते हैं। उसके लिए पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो पहले सबसे पहले करते हैं हम लोग 441 को। 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी हुआ, 3 4 जा 12, 147। अब ये आपका 3 से तो नहीं जा रहा, 7 से जाएगा, नहीं 3 से भी जा रहा है तो 3 से ही कर लो पहले, ठीक है ना। पहले 3 से जा रहा है तो 3 से करते जब तक जाएगा। 3 4 जा 12, अब ये 7 से जाएगा, ये आ गया। पहले सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते फिर लिखेंगे। नेक्स्ट है 567, 3 से, 3 1 जा 3, 4 5 2 कैरी हुआ, 3 8 जा 24, फिर 3 से जाएगा 63, फिर 3 से गया
21, फिर 3 से गया, ये आ गया आपका आखिरी में। अब लास्ट हम लोग करते हैं 693, 3 से 3 7 21, 2 कैरी 71, 7 से गया 11, 11। अब इसके बाद बेटा जब तीनों प्राइम फैक्टराइज हो गए तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं, देखो 441 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 567 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 7, और आपका 693 जो है डेट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। अब आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो जो तीनों में नंबर कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर ली जाएगी। तो पहला मैंने देखा इन तीनों में 3 स्क्वायर, 3 की पावर 4, 3 स्क्वायर, तो आपका क्या कॉमन है 3 स्क्वायर, आपने ये लिया इनटू, अब आपने कहा 7 स्क्वायर, 7 और 7, तो आपका कॉमन क्या होगा, सबसे छोटे पावर 7, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है, तो अब आपका ये जो है आंसर आ गया, एचसीएफ इज 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 7 63। अब आखिरी में ये एचसीएफ निकाल के मत छोड़ देना, आपको जो आंसर पूछा है वो लिखेगा। सो 63 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस टू लीव रिमाइंडर दिस। तो ये बोर्ड में ऐसी फिनिशिंग अच्छी लगती है, तो आपने आखिरी में लिख दोगे सो 63 इज हाईएस्ट रिक्वायर्ड, ये भी लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। So this was क्वेश्चन 10। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 11 पे। ओके, 11 इज वर्ड प्रॉब्लम। अब देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, दीज आर द फेवरेट क्वेश्चन फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम, क्योंकि इसमें मुझे ये खुद डिसाइड करना होता है कि मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम में आने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 11, 12, 13 ये तीनों मैंने वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग तरह की दी हुई है, जिसमें हमारे को आंसर निकालना होगा कि क्या एचसीएफ निकाल के एलसीएम निकाल के आंसर निकालना है। अब 11th में कहते हैं बेटा, टू वेसल इज कंटेन, जो दो वेसल है कंटेन 850 लीटर और 680 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं, दो वेसल है मान लो ए और बी, एक में 850 लीटर दूध है और एक में 650 लीटर दूध है, ठीक है। फाइंड द मेजर कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर वेसल इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं एक ऐसा कंटेनर की मेजरमेंट निकालो जो कि दोनों कंटेनर के मिल्क को मेजर करे इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ बचना नहीं चाहिए। जब वो आप मेजरमेंट लो तो वो पूरा का पूरा ये जो मिल्क है ये आपका उस कंटेनर, वो जो वेसल है उससे किसी और वेसल में डालने के लिए पूरा होना चाहिए। मतलब आपका रिमाइंडर जो है, वो जो कंटेनर है उसमें रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा, जब मेरे को ऐसे किसी मेजरमेंट निकालनी है विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ अदर वेसल, तो हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मुझे वो हाईएस्ट नंबर कैसे मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपने लिखा टू फाइंड कंटेनर मेजरमेंट डेट विल मेजर, मतलब जो आप करने जा रहे हो उसे आप वर्ड प्रॉब्लम पहले समझाओगे। डेट विल मेजर मिल्क ऑफ आइदर वेसल, किसी भी वेसल का, वी विल फाइंड HCF ऑफ 850 एंड 680। हम लोग 850 और 680 का HCF निकालेंगे। अब मैंने 850 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से जा रहा है, 2 4 8, 425। अब ये आपका 9 तो 5 से 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधे, 5 8 40, 5 1 5 17, ये आ गया 850 का। अब आपने 680 का किया, फिर 2 से जाएगा 340, फिर 2 से जाएगा 170, 85, 70। अब आपने दोनों को यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया, तो आपका 850 विल बी इक्वल टू
2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, क्योंकि देखो 5 दो बार आ रहा है, 2 और 17, और आपका 680 विल बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 17। अब आपका ये आ गया। अब आपको एचसीएफ निकालना है दोनों का, तो अब एचसीएफ जो है 2 का जो दोनों में कॉमन है 2 और 2 क्यूब में, वो होगा आपका 2, तो आपका यहां पे आया 2। 5 स्क्वायर ऑफ 5 में क्या कॉमन है आपका 5, लोएस्ट पावर 5 है, तो आया 5 इंटू 17, तो दिस इज इक्वल टू 170। तो आपने आखिरी में फिर आंसर में लिखा खत्म करने के लिए तो अब आपने आखिरी में आंसर लिखा प्रॉपरली, जो वर्ड स्टेटमेंट लिखी, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहां पे आखिरी में, सो 170 लीटर ऑफ कंटेनर विल बी रिक्वायर्ड टू मेजर, आगे क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है, मेजर द मिल्क ऑफ आइदर वेसल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। 170 लीटर टू मेजर द मिल्क ऑफ आइदर वेसल इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है बेटा। देखो वर्ड प्रॉब्लम में आपको पहले ये समझाना बहुत जरूरी है कि आप एचसीएफ निकाल रहे हो, ये नहीं कि डायरेक्टली एचसीएफ निकाल दिया, पहले आप समझाइए कि आप एचसीएफ निकाल रहे हो, ठीक है, उसके बाद एचसीएफ निकालिए और आखिरी में स्टेटमेंट से ही खत्म करिए। तो दिस इज आंसर 11। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में कह रहे हैं स्वीट सेलर, एक मिठाई वाला है, हैज 420 काजू बर्फी, ओके 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी, she wants to stack them, stack मतलब होता है गड्डी बनाना, in such a way that each check has a same number, मतलब वो कह रहे हैं कि 420 और 130 के, मान लो क्या कहते हैं, आपको वो बनानी है, इस तरह से स्टैक करना है एक के ऊपर एक, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह से स्टैक करना है कि जितने भी स्टैक हैं उन सब में नंबर सेम हो, मतलब चाहे वो 10-10 का हो, 11-11 का हो, लेकिन ये जो स्टैक है सारे नंबर जो है उनमें सेम होने चाहिए। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन प्लेस इन ईच स्टैक। तो देखो मतलब मुझे क्या है ये निकालने की, एक स्टैक में कितनी बर्फी आएंगी, तो मुझे नंबर ऑफ स्टैक जो है उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों को नंबर कॉमन डिवाइड करेगा, अगर आप उतनी बर्फी रख दोगे एक स्टैक में, तो आपके जो स्टैक है वो इक्वल होंगे, ठीक है ना, इक्वल बर्फी होंगी, हर एक इक्वल लेंथ में होगा। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले टू फाइंड नंबर ऑफ बर्फीज so that stack has same number of burfis, we will find HCF of 420 and 130। तब आपने यहां पे पहले 420 का निकाला, या आपने 420 के लिए लिखा, और अगला क्या है आपका 130, तो 130 के लिए आपने 2 से किया, फिर 5 से किया, और फिर 13 से किया। तो अब यहां पे आपने आखिरी में लिख दिया 420 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 130 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 13। आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जो है 420
और 130 का, तो पहला नंबर आपका कॉमन है 2, 2 की लोएस्ट पावर कॉमन है, खाली 2 की पावर 1, क्योंकि 2 स्क्वायर 2 में लोएस्ट है 2 और 5 दोनों में है, तो ये 5 इक्वल्स टू 10। तो आपने कहा यहां पे आंसर खत्म करते हैं। सो 10 burfis will be placed in each stack so that each stack will have सेम नंबर ऑफ बर्फी। अब इन केस अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि नंबर ऑफ स्टैक बताओ कितने बनेंगे, मतलब कितने स्टैक बनेंगे, तो देखो बहुत आसान था, 10 बर्फी हर एक स्टैक में, तो 42 स्टैक बनते काजू बर्फी के, 13 स्टैक बनते बादाम बर्फी के, और टोटल स्टैक बनते 42 प्लस 13 55। तो 55 स्टैक्स में आपकी टोटल बर्फी 10-10 बर्फी हर एक स्टैक में लिख के आपके जो टोटल स्टैक होते वो 55 होते। तो इस तरह से 55 स्टैक बन जाते हैं टोटल, जिसमें से 42 होते काजू बर्फी के और 13 होते बादाम बर्फी के। लेकिन हमसे नहीं पूछा, हमसे इतना ही पूछा, तो हमने 10 आंसर पे छोड़ दिया। आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सेम लॉजिक, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से आपको इसके अलावा क्या कहते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 144 बॉक्स ऑफ बर्गर और 90 बॉक्स ऑफ समोसा आर टू बी स्टैक्ड इन कैंटीन, कैंटीन में लगाने, ईच स्टेक्स ऑफ सेम हाइट एंड टू कंटेन द बॉक्सेस ऑफ सेम जंक फूड, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट ईच स्टैक वुड हैव। तो सेम लिखा, सो टू फाइंड greatest number of boxes each stack will have, find HCF of 144 and 90। अब आपने क्या किया, HCF निकाला 144 का पहले, तो 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किया, 2 72 36 18 9 3 3, क्या आपका डिवाइड हो गया 144। अब अगला डिवाइड किया मैंने 90, 90 is 2 45, 3 से जाएगा 15, 3 अगेन 5 एंड 5। आई होप ये क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल है। तो 144 को मैंने लिखा, देखो 2 की पावर है 4 बार और 3 है 2 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। हमेशा इस फॉर्म में ही लिखा करो, पावर की फॉर्म में, ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के हिसाब से। और 90 जो है डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो आपने कहा यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 144 और 90 कितना हुआ, इसका एचसीएफ हुआ 2 इंटू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18। तो आपने कहा सो 18 बॉक्सेस will be kept in each stack. This is your answer for 4 marks. 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये इसलिए था बेटा क्योंकि इसमें ये भी लिखा हुआ था, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी लिख रहे हैं। आप खाएं तो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, ये पहले आते थे, अब इतने नहीं आते। अगर आए तो आप लिख दीजिएगा हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो ये सब दिस इज सिंपल। तो मेन लॉजिक ये था। तो ये हमारा बेटा प्रैक्टिस टेस्ट 1 था, जिसमें हमने टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें से 12 क्वेश्चन चैप्टर 1 के थे, एक क्वेश्चन चैप्टर 2 का था। आगे आने वाले टेस्ट में चैप्टर 2 के भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपके चैप्टर 1 के काफी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो गए होंगे। इसमें एचसीएफ एलसीएम, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करना है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोप्राइम नंबर क्या होता है, इसके अलावा इररेशनल कैसे प्रूफ करना है, दोनों तरीके से। तो आपका 95% चैप्टर जो है वो इसमें चैप्टर 1 रिवाइज हो चुका है। आप अगर इसे प्रॉपर्ली करते हैं एक बार, तो आपका चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा। चैप्टर 2 का हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें जीरोस और पॉलिनोमियल सीखे। इसके अलावा चैप्टर 2 में जो और कॉन्सेप्ट लगते हैं वी विल रिवाइज इन फर्दर टेस्ट। सो मिलते हैं अगले टेस्ट पे। लेकिन जो बच्चे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जिससे आपको भी ये चीजें समझ में आ सके और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प हो सके। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में और किसी प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। टेक केयर बच्चों, हैव अ गुड डे।